द डीप डाइव में आपका स्वागत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जानकारी के सागर में तैर नहीं रहे बल्कि डूब रहे हैं। हमारा फोन, सोशल मीडिया, स्मार्ट वॉच, यहाँ तक कि घर का फ्रिज, हर चीज लगातार डेटा बना रही है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, और यही आज हम हमारे स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस डेटा के महासागर का करती क्या है। और ये सिर्फ रखने की बात भी नहीं है, मतलब इतने बड़े स्केल पर डेटा को पहले तो स्टोर करना और फिर उससे कोई मतलब की बात निकालना, हाँ, ये पारंपरिक कंप्यूटर सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक चम्मच से बाढ़ का पानी निकालने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, इसी एक समस्या से एक क्रांति का जन्म हुआ। आज हम बात कर रहे हैं अडूब की। सुनने में किसी खिलौने जैसा नाम लगता है, पर असल में इस एक टेक्नोलॉजी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को डेटा में डूबने से बचाया। सही बात है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इसका जो मूल आइडिया था वो सीधे गूगल की रिसर्च लैब से निकला था। हाँ बिल्कुल, गूगल ने कुछ रिसर्च पेपर छापे थे ये बताते हुए कि वो वेब के इतने विशाल डेटा को कैसे संभालते हैं। और दो जीनियस लोग, डग गटिंग और माइक कफरेला, उन्होंने उस आइडिया को लिया अच्छा। और उसे एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट बना दिया ताकि ये जो ताकत है वो सिर्फ गूगल तक ही सीमित ना रहे। वहीं से सब कुछ बदला। तो ये एक तरह से डेटा प्रोसेसिंग की शक्ति का लोकतंत्रीकरण था। चलिए इस क्रांति को जरा और करीब से समझते हैं। जरूर। तो एकदम सीधे सरल शब्दों में अगर पूछूं तो ये हडूप आखिर है क्या? कोई एक सिंगल सॉफ्टवेयर है? कोई सुपर कंप्यूटर है? नहीं, ना तो ये कोई एक सॉफ्टवेयर है, ना ही कोई सुपर कंप्यूटर। इसे आप एक इकोसिस्टम समझिए। इकोसिस्टम। हाँ, ये बहुत सारे ओपन सोर्स टूल्स का एक समूह है जिसका एक ही मकसद है, बहुत बहुत बड़े डेटा सेट को सस्ते हार्डवेयर पर स्टोर करना और प्रोसेस करना। एक मिनट, आपने कहा सस्ते हार्डवेयर पे, यहीं पर मुझे बात थोड़ी दिलचस्प लग रही है। क्योंकि अब तक तो यही सुना था कि बड़े काम के लिए बड़े और बहुत महंगे सर्वर्स लगते हैं। यही तो हडूप का असली जादू है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ओके। ये कहता है कि एक बहुत महंगा सुपर रिलायबल कंप्यूटर खरीदने के बजाय आप हजारों आम सस्ते कंप्यूटर खरीदिए। अच्छा। और एक बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उन सब पर एक साथ चलाइए। और अगर उनमें से कुछ खराब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अनेक हाथों से काम आसान होता है वाला सिद्धांत है, बस यहाँ हाथ की जगह हजारों कंप्यूटर है। बिल्कुल ठीक है, तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? हमारे स्रोतों में इसके 4 मुख्य हिस्सों का जिक्र है: HDFS, MapReduce, यार्न और कॉमन। चलिए HDFS से शुरू करते हैं। सुना है ये इसका स्टोरेज सिस्टम है? हाँ, HDFS यानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसे आप हडूप का एक बहुत बड़ा जादुई गोदाम कह सकते हैं। गोदाम। ठीक है। जब आप इसमें कोई बहुत बड़ी फाइल डालते हैं, मान लीजिए 100 गीगाबाइट की, तो ये उसे छोटे छोटे एक बराबर साइज के ब्लॉक्स में तोड़ देता है। फिर ये उन ब्लॉक्स को क्लस्टर में फैली सैकड़ों या हजारों मशीनों पर फैलाकर स्टोर कर देता है। लेकिन अगर कोई एक मशीन, मतलब कोई नोड क्रैश हो गया तो मेरा वो डेटा का टुकड़ा तो गया। यहीं तो इसका जीनियस डिजाइन काम आता है। HDFS हर ब्लॉक की एक नहीं बल्कि डिफॉल्ट रूप से 3 कॉपी बनाता है। 3? हाँ, 3। और उन्हें अलग अलग मशीनों पर, यहाँ तक कि अलग अलग सर्वर रैक पर रखता है। इसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस। अच्छा, फॉल्ट टॉलरेंस। हडूप की फिलॉसफी ये नहीं है कि हार्डवेयर कभी फेल नहीं होना चाहिए। इसकी फिलॉसफी है कि हार्डवेयर तो फेल होगा ही, हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिससे इससे कोई फर्क ही ना पड़े। वाह, मतलब ये आपदा को एक सामान्य घटना मानकर चलता है। ये तो सोच में ही एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। ठीक है, तो HDFS ने डेटा को एक विशाल और बेहद भरोसेमंद डिजिटल ढेर में बदल दिया। लेकिन ये तो एक डिजिटल कबाड़ खाना हुआ ना। इसमें से काम की चीज कैसे निकालेंगे? मुझे लगता है यहीं पर MapReduce का रोल आता है। बिल्कुल सही। अगर HDFS गोदाम है तो MapReduce वो इंजन है जो उस गोदाम में रखे सामान को प्रोसेस करता है। और उसका काम करने का तरीका इसके नाम में ही छिपा है, मैप और रिड्यूस। इसे किसी असली दुनिया के उदाहरण से समझ सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। जरूर जरूर। मान लीजिए फेसबुक ये जानना चाहता है कि कल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा इमोजी इस्तेमाल हुआ। ठीक है। अब ये खरबों पोस्ट्स, कमेंट्स, मैसेजेस में से ढूंढना है। कोई एक कंप्यूटर तो ये काम करने में सालों लगा देगा। सही बात है। यहाँ मैप रिड्यूस काम आता है। मैप फेज में इस बड़े काम को हजारों छोटे छोटे कामों में तोड़ा जाएगा। ओके। हर कंप्यूटर को डेटा का एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा और उसका काम बस इतना होगा कि वो अपने हिस्से के इमोजी गिन ले। तो एक ही समय पर हजारों कंप्यूटर समानांतर में इमोजी गिन रहे हैं।
अच्छा, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं और फिर रिड्यूस फेज में क्या होगा? जब सब अपना अपना काम खत्म कर लेंगे तो रिड्यूस फेज में एक मास्टर कंप्यूटर उन हजारों छोटे छोटे नतीजों को इकट्ठा करेगा और उन्हें जोड़कर एक फाइनल टोटल बताएगा। समझ गई। काम को बांटो, एक साथ करो और फिर नतीजों को जोड़ दो। बिल्कुल, यही है मैप रिड्यूस का सार। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि हजारों कंप्यूटर एक साथ एक ही काम कर रहे हैं। इसे मैनेज करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। मतलब कौन सा काम कहाँ चल रहा है, कोई अटक तो नहीं गया? क्या होगा अगर कोई एक टास्क फेल हो जाए? क्या पूरा सिस्टम रुक जाएगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और आपकी इसी चिंता का जवाब है हडूप का तीसरा स्तंभ, यार्न, यानी येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटेड। येट अनदर, ये नाम तो ऐसा लगता है जैसे बनाने वालों ने भी सोचा हो, अरे यार एक और चीज बनानी पड़ेगी। हाँ, नाम थोड़ा मजेदार है। इसकी क्या जरूरत पड़ गई जब HDFS और MapReduce थे ही? शुरू में ये जो मैनेजमेंट का काम था वो MapReduce का ही हिस्सा था और ये चीज सिस्टम को बहुत सीमित कर देती थी। अच्छा, यान को एक सेंट्रल ब्रेन या क्लस्टर के ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह अलग से बनाया गया। इसका एक ही काम है, ये देखना कि किस काम को कब, कहां और कितने रिसोर्स मतलब CPU, RAM मिलने चाहिए। और अगर कोई टास्क फेल हो जाए तो यान उसे अपने आप किसी दूसरी मशीन पर दोबारा शुरू कर देता है, आपको पता भी नहीं चलता। तो ये एक तरह से पूरे क्लस्टर का ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। और ये सिर्फ MapReduce के लिए नहीं है ना? एग्जैक्टली, यही सबसे बड़ा बदलाव था। यान के आने के बाद ही हडूप इकोसिस्टम में स्पार्क, फ्लिंक जैसी दूसरी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल संभव हो पाया। इसने हडूप को एक सिंगल पर्पस टूल से एक मल्टीपर्पस बिग डेटा प्लेटफॉर्म में बदल दिया। और चौथा हिस्सा हडूप कॉमन, वो तो बस एक टूल बॉक्स है जिसमें इन तीनों को चलाने के लिए जरूरी लाइब्रेरीज और स्क्रिप्ट्स होती हैं। ठीक है, तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। HDFS डेटा रखता है, MapReduce उसे प्रोसेस करता है और यान पूरे शो को मैनेज करता है। सही। इन सब का नतीजा क्या है? मतलब वो कौन सी खासियतें हैं जिसने इसे इतना क्रांतिकारी बना दिया? देखिए, 3 मुख्य बातें हैं। पहली, मैसिव स्केलेबिलिटी। आप 10 कंप्यूटर से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका डेटा बढ़ता है आप बिना सिस्टम को बंद किए उसमें 10,000 कंप्यूटर तक जोड़ सकते हैं। वाह! सिस्टम बस बड़ा होता जाता है, रुकता नहीं। और दूसरी शायद फॉल्ट टॉलरेंस है जिसकी हमने अभी बात की। हाँ, कि हार्डवेयर फेलियर से कोई फर्क न पड़ना। और तीसरी, जो शायद सबसे बड़ी क्रांति थी, वो है लागत। लागत? हाँ, पहली बार एक गैराज में बैठी स्टार्टअप कंपनी भी उसी डेटा प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल कर सकती थी जो गूगल जैसी कंपनी के पास थी। क्योंकि ये सब सस्ते कमोडिटी हार्डवेयर पर चलता था। बिल्कुल, इसने बिग डेटा को कुछ अमीर कंपनियों के एकाधिकार से बाहर निकाल दिया। तो हडूप ने सिर्फ डेटा को स्केल नहीं किया, इसने महत्वाकांक्षा को भी स्केल किया। क्या बात है, बहुत अच्छा कहा आपने। ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात। असल दुनिया में कंपनियां इसका इस्तेमाल कैसे कर रही हैं? अरे हर जगह रिटेल कंपनियां ग्राहकों के खरीदने के पैटर्न को समझने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं ताकि वो आपको सही प्रोडक्ट का सुझाव दे सकें। अच्छा, बैंक इसका इस्तेमाल करते हैं हर दिन होने वाले अरबों क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में से फ्रॉड पकड़ने के लिए। मैंने सुना है कि मशीन लर्निंग में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। जब आप किसी सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए AI मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं तो आपको उसे लाखों किलोमीटर की ड्राइविंग का वीडियो डेटा दिखाना पड़ता है। हाँ, वो पेटाबाइट्स का डेटा हडूप क्लस्टर पर ही स्टोर और प्रोसेस होता है। यहाँ तक कि जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वो कितनी जल्दी लोड होती है, हाँ, उसके पीछे भी सर्वर लॉग्स का विश्लेषण हो रहा होता है जो अक्सर हडूप पर ही किया जाता है। ये तो प्रभावशाली है, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। एक संतुलित नजरिया रखना जरूरी है। तो क्या हडूप हर डेटा प्रॉब्लम का रामबाण इलाज है? इसकी कुछ कमियां भी होंगी। निश्चित रूप से ये रामबाण नहीं है। जैसा कि स्रोतों में भी बताया गया है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि पहली तो ये कि इसे सेटअप और मैनेज करना काफ़ी जटिल है। मतलब आपको इसे चलाने के लिए खास स्किल वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और ये रियल टाइम काम के लिए नहीं है ना? अगर मुझे मिली सेकेंड में जवाब चाहिए तो हडूप शायद सही विकल्प नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये बैच प्रोसेसिंग के लिए बना है। मतलब ये बड़ी मात्रा में डेटा को एक साथ प्रोसेस करने में बेहतरीन है, लेकिन लगातार आने वाले छोटे छोटे डेटा को तुरंत प्रोसेस करने के लिए ये सही नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग या ऑनलाइन ऐड दिखाने जैसे कामों के लिए दूसरी टेक्नोलॉजीज बेहतर हैं। तो ये एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। आज जब अपाची स्पार्क जैसी नई तेज टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जो इन मेमोरी कंप्यूटिंग करती हैं और रियल टाइम के काफी करीब हैं, तो हडूप का भविष्य क्या है?
क्या ये अब अप्रासंगिक हो गया है? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। सच तो ये है कि हडूप आज भी बिग डेटा इकोसिस्टम की बुनियाद है। बुनियाद? हाँ, स्पार्क जैसी टेक्नोलॉजीज प्रोसेसिंग में बहुत तेज हो सकती हैं, लेकिन डेटा स्टोर करने के लिए वो आज भी अक्सर HDFS पर ही निर्भर करती हैं। अच्छा, मतलब ये हडूप बनाम स्पार्क नहीं है, बल्कि हडूप और स्पार्क है। बिल्कुल, ये एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं, बल्कि सहयोगी हैं। आज के मॉडर्न डेटा प्लेटफॉर्म में आप डेटा स्टोर करने के लिए HDFS का इस्तेमाल करते हैं, बड़े बैच जॉब्स के लिए MapReduce का और तेज इंटरैक्टिव एनालिसिस के लिए स्पार्क का। और ये सब एक ही क्लस्टर पर एक साथ चल सकता है। हाँ, हडूप की भूमिका अब एक अकेले हीरो की नहीं, बल्कि उस स्टेज की है जिस पर दूसरे हीरो परफॉर्म करते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर हमें इसे समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि हडूप ने डेटा को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। इसने एक असंभव लगने वाली समस्या को, मतलब बिग डेटा को, सस्ते हार्डवेयर और स्मार्ट सॉफ्टवेयर से सुलझा दिया। बिल्कुल, इसने हमें सिखाया कि आप विशाल डेटा को कई मशीनों में बांटकर और हार्डवेयर की विफलता को स्वीकार करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसके जो मुख्य घटक हैं, HDFS, MapReduce और यान, ये मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो भरोसेमंद है, स्केलेबल है, जिसे आप जरूरत के हिसाब से बढ़ा सकते हैं और जो किफायती है। इसने डेटा को एक बोझ से एक संपत्ति में बदल दिया। और भले ही आज नई टेक्नोलॉजीज आ गई हों, हडूप के जो मूल सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि हडूप को समझना बिग डेटा की वर्णमाला सीखने जैसा है। आप भले ही बाद में जटिल उपन्यास पढ़ें, लेकिन शुरुआत तो ABC से ही होती है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज और पैरेलल प्रोसेसिंग के जो सिद्धांत हडूप ने स्थापित किए, आज की हर बिग डेटा टेक्नोलॉजी उसी नींव पर खड़ी है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हम जिस डेटा की बात कर रहे हैं वो ज्यादातर ऐतिहासिक है, मतलब जो हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे 5G, IoT डिवाइस और AI का चलन बढ़ रहा है, डेटा अब रियल टाइम में पैदा हो रहा है। तो क्या भविष्य में हडूप जैसे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम उतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे, या फिर भविष्य पूरी तरह से उन टेक्नोलॉजीज का है जो डेटा पैदा होते ही उसी पल उसका विश्लेषण कर सकती हैं? इस पर विचार करने लायक है।